हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लास 12th पर। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्लास होगा। इसके बाद आपको 2 क्लास और होगा हिस्ट्री का, जिसमें पूरा का पूरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो आपका क्लियर करा दिया जाएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न जो है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। ये बताइए, आपका प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने के लिए हमेशा तैयार है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा थे ने वे भारतीयों से विधिवत परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पार्टी बनाने के वायसराय के फैसले का विरोध करते हुए बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिया। तो ये था मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता था। बहुत शॉर्ट आंसर। आप हमारे पास कभी लॉन्ग आंसर देखेंगे नहीं, जितना हो सके शॉर्ट आंसर आपको लिखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर देंगे आप ऐसा भी याद नहीं कर पाएंगे, क्या फ़ायदा। दूसरा प्रश्न, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले इंस्पायर करने वाले, भारत के जो विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताना है आपको। चलिए 2 कारण कौन कौन से हैं। 2 कारण बोला है, हम 3 ला दिए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा में जरूरी पड़े तो आप रख लीजिए इमरजेंसी के तौर पर। एक है पहला कि ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की मांग को समर्थन किया। पहला, ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की जो मांग थी वो समर्थन किया। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो जैसी नीतियाँ अपनाई ताकि वह विभाजन को कर सके। और तीसरा, अगस्त 1946 में 1946 में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी। तो ये भी आपको प्रश्न, सभी खास प्रश्न, एक भी आलतू फालतू प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को बताइए। भारतीय संविधान की जो 2 प्रमुख विशेषताएं थी वह कौन कौन सी थी, उसी को आपको बताने के लिए प्रश्न है। तो लिखना है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। 2 पूछ रहे हैं तो हम 2 ही लाए हुए, ज़्यादा नहीं लाए हुए। पहला देखिए, सबसे लंबा लिखित संविधान। पहला क्या है कि सबसे लंबा लिखित संविधान, और दूसरा है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान, ये दोनों। और चौथा है कि 4 इमारतों को समझाइए। 4 इमारत क्या थे, इसको आपको टिप्पणी लिखने के लिए हो सकता है, क्या समझते हैं इस पर विभाजन करिए, सब आपको हो सकता है। तो कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछे, मेन टॉपिक को ध्यान रखना। 4 इमारतों जैसे है, इस बारे में जो भी जानते हैं आपको लिख देना है। चौल मुंबई शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ के कारण एक खास तरह की बनाई गई इमारतें हैं। चौल की इमारतें बहुमंजिली होती है, इसमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती है। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता है और बीच में दलान भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर के प्रश्न क्या करें। 5 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। क्या थे, भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके 2 कारण, टू रीजन आपको बताने के लिए कहा जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण ये है। पहला, क्रिप्स मिशन की विफलता। पहला क्या है, क्रिप्स मिशन की विफलता। और दूसरा है कि भारतीय जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना और पूर्ण आज़ादी की मांग। और चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न, इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। देखिए 2 स्मृति नाम के लिए हम कितना ला दिए हुए। आप अगर मान के चलिए 2 स्मृति बताएंगे वो भूल भी गए तो बाकी तो याद रहेगा। 2 पूछेगा, 2 आपको 2 फटाक से ले लेंगे और 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कितना, देखिए कितना आसान है। देखिए किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम लिखिए। तो पहला आपका मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति और आपका औसनस स्मृति, ये सभी स्मृतियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर के, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। जो मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण जो कारण कौन कौन से हैं, चलिए उसको बताते हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण, पहला कारण, मगध में कुशल क्या प्रशासन था। मगध में क्या था, कुशल, यानी सब एक पर एक वीर थे, प्रशासन थे। दूसरा, मगध में लौह अयस्क की खदानें थी। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि मगध में जंगल थे जिनसे लकड़ी मिलती थी, यानी कि ये सब उत्थान के कारण हैं। और मगध में गंगा, सोन, घाघरा जैसी नदियाँ बहती थी। और आपका 5वां है, मगध में कृषि उत्पादकता बहुत ज़्यादा थी। और मगध में व्यापार, फल फूल ये सब रहा था। और मगध में धार्मिक व्यक्तियों का भी प्रभाव था। ये सब था मगध साम्राज्य के उत्थान के महत्वपूर्ण कारण। कितने कारण थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कारण बताए आपको। पूछेगा 2 पूछाएगा और 3 पूछाएगा, 5 पूछाएगा। अगर 7 पूछाएगा समझ लीजिए वो लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 5 यहाँ पे 7 पूछा नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे तरफ से, इसको आप MBY समझ लीजिए आपका। ये देखिए कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो कार्बन 14 विधि कार्बन 14 के रेडियोधर्मी गुणों का इस्तेमाल करके किसी
चीज़ की उम्र का पता लगाने की एक तकनीक है कि उसका उम्र क्या है, सही एज क्या है, उसका पता लगाने की एक तकनीक है। इसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। इस विधि का इस्तेमाल पुरातत्व और जीव विज्ञान में किया जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, 9 प्रश्न की, विश्व के किन्हीं 4 आश्चर्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 4, तो पहला है ताजमहल, दूसरा चीन की महान दीवार, 3 है पेट्रा और 4 में है कि क्राइस्ट द रिडीमर। ये आपका 4 है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये भी हमारी तरफ से आप MBY प्रश्न समझे। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताने के लिए कह रहा है। गुप्त काल के जो 2 प्रसिद्ध मंदिर थे, और देखिए हम कितने प्रसिद्ध मंदिर लाए हुए, मान के चलिए अगर भूल भी गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर देखिए, पहला है कि भूमरा का शिव मंदिर, दूसरा है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, और तीसरा है कि भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, और चौथा देखिए, चौथा है कि खोह का मंदिर। चौथा क्या है, खोह का मंदिर, और 5वां है लड़खान का मंदिर, और छठा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये सभी बहुत प्रसिद्ध मंदिर। 2 पूछाएगा, इसमें से 2 लिखना है, 4 पूछाएगा 4 लिखना है, 6 पूछाएगा 6 लिखना है, जितना पूछाएगा उतना ही लिखना है। और ज़्यादा आपको लिखने के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी प्रश्न आपको अटेंड करना होगा। पूरा प्रश्न कर लिए, आराम से बैठिए और देखिए कि कुछ छूटा उटा तो नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर 2 करा 3 नहीं लिखना है, इससे आपको नंबर बढ़ेगा नहीं। 11वां प्रश्न, किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं, 2 स्पेशलिस्ट का आपको उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। तो किताब उल हिंद की 2 विशेषताएं ये है, पहला है कि यह अरबी भाषा में लिखी गई है। क्या है, यह जो है यह अरबी भाषा में लिखी गई है। दूसरा, यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हम 12वां प्रश्न की, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। सहायक संधि तो लिखते हैं सहायक संधि, सहायक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई एक संधि थी, इसका मतलब सहायक संधि। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखना पड़ता था और इसके बदले में उन्हें सुरक्षा मिलती थी। इस संविधान संधि का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। कौन से, ये सहायक संधि है, इसका मतलब की बात हो रही है। आगे प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न के, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। जो प्लासी का जो युद्ध था, जो वॉर था, वो किसके मध्य हुआ था। तो ये था प्लासी का यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल की नवाब की सेना थी, और दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा था। 14वां प्रश्न की, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब आता है सवाल कि हमारे जो अकबर थे उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुगल बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित उमरकोट में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर था। ये सब उनका पूरा नाम था। तो अकबर के बारे में भी जान लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 15वां प्रश्न, गोरखपुर से आप क्या समझते हैं। गोरखपुर से आप क्या समझते हैं। गोरखपुर हिंदू मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार होता है। यह मंदिरों के वास्तुकला का एक अहम हिस्सा है। गोरखपुर को विमानम की भी कहा जाता है। यह आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में पाया जाता है। तब गोरखपुर से भी आप समझ लिए, गोरखपुर के मतलब हो गया। लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न भी आप परीक्षा में आ सकता है कि लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताओं को आपको बताने के लिए कहा जा सकता है। तो कैसे बताएंगे, बता देंगे आसानी से कि प्रत्येक लिंगायत को इनके आध्यात्मिक गुरु कान में मंत्र देते थे। क्या कान में मंत्र देते थे कि वो मंत्र कोई और ना सुन ले। और दूसरा, लिंगायत समुदाय के लोग हथेली पर अपने इस्लीम को रख कर ध्यान आराधना करते थे। ठीक है, या तो क्लियर होगा। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता से किसी एग्जाम में प्रश्न नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो परीक्षा है ही नहीं, हमेशा ये फिक्स है। एक हो प्रश्न कहा चाहे वो 2 प्रश्न हो, लेकिन आता तो आता ही है। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं ये है, पहला, हड़प्पा सभ्यता के शहर योजनाबद्ध तरीके से बन गए थे, और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में मानकीकृत बाट और माप की प्रणाली थी। और आपका देखिए 2 हो गया, 2 पूछा गया था, 2 हमने लिख दिया। और आपका 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम ये है। पहला देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सभी है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी। यह प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना थी वो किसने की थी और कब की थी। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में
की थी। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा था। अजातशत्रु के बेटे उदयन के बाद इसे मगध की राजधानी बनाया गया। और ये 20 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जब का 1800 यानी कि 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था, तत्कालीन कारण क्या था, क्या रीजन था उसका? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक एनफील्ड राइफल का प्रबलन था। इससे पहले सैनिकों ने को अपनी राइफल के साथ बारूद और गोलियां भी रखनी पड़ती थी। ऐसी अफवाह फैली कि कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी गई। यही इसका सबसे पहला कारण था रिवॉल्यूशन का। और अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में 4 समानताओं को बताइए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कितने 4 समानताएं का आपको बताने के लिए हो सकता है। और अब 5 और 6 7 पूछे तो आप समझ लीजिए कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपका जो लॉन्ग समझने का है नहीं, उसमें खुद लिखा होता है कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसे तो आपको ऐसा आपको समझना तो होता नहीं है। चलिए इसे देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 4 समानताओं को बताइए। तो लिखता है जैन और बौद्ध धर्म के कई समानताएं, बहुत समानताएं, इनमें से 4 समानताएं ये रही। आपको इस पर लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। पहला, दोनों धर्म अनिश्चयवादी है। दोनों धर्म जो है वह अनिश्चयवादी है। और दूसरा, दोनों धर्मों में आस्था और कर्म पर जोर दिया जाता है। दोनों धर्म में अगर हम काम करना है तो करना है। और तीसरा क्या है? तीसरा कि दोनों धर्मों की सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और भौतिकवादी संसार से वैराग्य का उपदेश दिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न, दोनों धर्मों में जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास किया जाता है कि जन्म और पुनर्जन्म के जो क्या चक्र होते हैं उसमें बिलीव दोनों जो धर्म होते हैं वो करते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे? मगध साम्राज्य का उत्थान था, इसके कौन कौन से कारण थे? ये आपका MBBI प्रश्न है परीक्षा में आने के लिए, तो ये पहले से तैयार है। मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे? तो गंगा नदी के कारण मगध में व्यापारिक सुविधाओं में वृद्धि हुई और आर्थिक वृद्धि से मगध का जो महत्व था वो बढ़ गया। मगध साम्राज्य की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसलिए मगध आर्थिक रूप से एक समृद्ध राज्य था। मगध जो साम्राज्य के उत्कर्ष में हाथियों की बहुतायत ने भी मगध साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न के बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख करिए कि बौद्ध धर्म के जो पतन का क्या कारण था। चलिए देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ इसका कारण। तो महायान बौद्धों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा कर दी। और दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं ने पाली भाषा छोड़कर संस्कृत अपना ली, ये भी कारण थे। और तीसरा, बौद्ध मठों ने गैर भौतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये था 23वां प्रश्न कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का आपको उल्लेख करने के लिए कहा जाता था। हमने जो बौद्ध धर्म के जो पतन के जो भी कारण थे हमने उसका उल्लेख कर दिया। आपका 2 प्रश्न और बचा हुआ, चलिए 2 प्रश्न जो बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। और इसके बाद आपका एक और क्लास होगा, आपका एक क्लास और आपका एक नहीं 2 होगा। अभी हिस्ट्री का 2 क्लास होगा, तभी आपका पूरा बुक का हिस्ट्री जो होगा वो खत्म होगा, आपका समझ में आ जाएगा पूरा। यानी कि आपका पहला था, ये आपका 1 था, उसके बाद आपका 2 होगा, उसके बाद 3 होगा और आपका हो जाएगा ये क्लियर हिस्ट्री। यानी कि सभी चीज़ का हम इसी तैयारी करवा रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल कालीन यानी कि भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था पर, इस पर प्रकाश डालने के लिए वो कहा जा रहा है। प्रकाश डालने के लिए डाल देंगे ना। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था उत्पादन और उपज पर लगाया जाने वाला यह कर था। यह राजा द्वारा संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले में लिया जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। सब मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, इस पर टिप्पणी लिखिए, विवेचना कीजिए। या फिर मुगल कालीन भू राजस्व से आप क्या समझते हैं, इसका जो जानते हैं। जब अभी मेन टॉपिक हिस्ट्री और राजनीति जो पॉलिटिकल सब होता है, इसमें जो मेन टॉपिक होता है उस पर आपको लिखना होता है। ये नहीं होता है कि किसी का डेफिनेशन को आपका साइंस में चलता है, इसमें कुछ नहीं चलता। इसमें आपको मेन टॉपिक पकड़िए और जो उसके संबंधित जो भी प्रश्न जानते हैं सारा लिख डालिए। तो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था उत्पादन और उपज पर लगाया जाने वाला यह कर था। यह राजा द्वारा संरक्षण का और न्याय व्यवस्था के बदले में लिया जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। 25वां प्रश्न, अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अकबर की क्या उपलब्धि थी, इस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे अकबर की उपलब्धियां थी। सैन्य विजय था। अकबर ने युद्धों और कुशल राजनीति के जरिए मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। प्रशासनिक सुविधा भी थी इसमें। अकबर ने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की और धार्मिक सहिष्णुता भी थी इसमें। अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, इनके कहा कि ये भी धर्म अच्छा है, इसने कोई ये बुराई किसी के धर्म का नहीं किया। और उन्हें अपने दरबार में जगह दी। कृषि और व्यापार के भी विकास था। अकबर के शासनकाल में कृषि और व्यापार का विकास हुआ।
ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आज का ये क्लास हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।